सर रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे जो ना कि सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन थे, बल्कि वो एक ऐसे लीडर थे जो दूरदर्शी, समाज सेवी और इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, जिन्होंने हमेशा अपने बिजनेस में पहले समाज को और इंडिया को देखा। तभी तो जहां पर आज के बिजनेसमैन अपने रेवेन्यू का सिर्फ 2% ही दान में देते हैं, वहीं पर 66% रेवेन्यू टाटा ग्रुप का टाटा ट्रस्ट के पास जाता है, जहां से समाज, एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल एरिया को बेहतर बनाने के लिए दान में दिया जाता है। इंडिया में वैसे तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बट उनमें वो बात नहीं जो सर रतन टाटा में थी, जिसकी वजह से ही सर रतन टाटा को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता था कि उतना रिस्पेक्ट शायद ही किसी और बिजनेसमैन को मिल पाएगा। सर रतन टाटा रियल में हम लोगों के लिए एक प्रेरणा थे, जो भारत के लिए किसी भारत रत्न से कम नहीं थे। रतन टाटा सर की बढ़ती उम्र के कारण 86 साल की उम्र में बीते 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने मुंबई के ब्रांच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आज की वीडियो सर रतन टाटा की याद में एक प्रेरित और समर्पित वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से। तो कहानी की शुरुआत होती है जब रतन टाटा सर का जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को एक अमीर पर्शियन फैमिली में हुई थी, जिनकी फैमिली शुरू से ही बिजनेस से कनेक्टेड थी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ साल बाद उनके माता पिता अलग हो गए, जिनकी वजह से उनकी लाइफ में एक अलग मोड़ आ गया था। और इन सब चीजों के कारण रतन टाटा सर की परवरिश उनकी दादी माँ के द्वारा हुई थी, जिनकी वजह से उनके और दादी माँ के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन गया था। रतन टाटा सर स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने रिवर्डेल कंट्री स्कूल से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और फिर उन्होंने अमेरिका से ही 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसकी वजह से वो अमेरिका में ही जॉब भी करने लगे थे। लेकिन उनकी दादी माँ, जो उन्हें बहुत ज्यादा मानती थी, उन्होंने सर रतन टाटा को इंडिया आने के लिए प्रेरित किया ताकि वो फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन सके। और इसके अलावा रतन टाटा खुद भी अपने देश से जुड़ा रहना चाहते थे और टाटा ग्रुप को ऊंचाई तक ले जाने की इच्छा रखते थे, जिसकी वजह से वो 1962 में ही इंडिया वापस आ गए और 1962 में ही जमशेदपुर के टाटा स्टील फैक्ट्री में एक नॉर्मल वर्कर की तरह अपने करियर की शुरुआत की, जहां पर उन्होंने जमीनी स्तर पर रहकर बहुत सारी चीजें सीखी और बिजनेस को और अच्छी तरीके से समझने के लिए उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कोर्स भी कंप्लीट की थी। रतन टाटा सर के अंदर विनम्रता, डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट भरा पड़ा हुआ था, जिसके कारण उन्होंने टाटा ग्रुप के कई सारे डूबते कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया था। जैसे टाटा ग्रुप की एक नेल्को कंपनी थी जो रेडियो और टेलीविजन बनाया करती थी, जिसका रेवेन्यू गिरकर 3 करोड़ हो गया था, जिसे रतन टाटा सर ने न्यू टेक्नोलॉजी और बिजनेस टैलेंट का यूज करके दोबारा उस कंपनी का रेवेन्यू 200 करोड़ तक पहुंचा दिया था। और एक ऐसी ही कंडीशन थी इम्प्रेस मिल की, जिसे जमशेदजी टाटा ने सेटअप किया था, जिसकी मार्केटिंग लॉस में चल रही थी। तो रतन टाटा सर की बिजनेस स्ट्रेटेजी और टैलेंट को देखकर टाटा ग्रुप के जो मेन सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने रतन टाटा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो इम्प्रेस मिल को दोबारा रिवाइव करे। और रतन टाटा सर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जो कंपनी लॉस में चल रही थी उसे लॉस से निकालकर प्रॉफिटेबल बना दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रेटेजी लंबे समय तक काम नहीं कर पाई, जिसके कारण इम्प्रेस मिल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन इस पॉइंट तक टाटा ग्रुप के जो मेन सीनियर मैनेजर थे, उनको ये रियलाइज हो गया था कि इस बंदे में दम है। तो साल 1991 में टाटा ग्रुप के जो प्रेजेंट चेयरमैन थे, उन्होंने सर रतन टाटा को एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप के रूप में घोषित कर दिया, क्योंकि जेआरडी टाटा अब बूढ़े होने लगे थे। तो ऐसे में कंपनी की कमान को किसी को तो संभालना ही था और कंपनी को एक नई दिशा की ओर लेके जाना था। तो जेआरडी टाटा को जो सबसे अच्छे लीडर और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले लगे, वो थे सर रतन टाटा, जिसे उन्होंने 1991 ईस्वी में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में घोषित किया। बट उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को सर रतन टाटा पर डाउट भी था। साल 1991 ये वही टाइम था जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ये अनाउंस किया था कि इंडिया अब अपने मार्केट को खोल रहा है दुनिया के लिए। यानी ये कि सर रतन टाटा के सामने एक और चैलेंज आ गई, क्योंकि जब इंडिया ने अपने मार्केट को खोला तो इसका मतलब ये था कि अब विदेशी कंपनियां भी इंडिया में आएगी, जिससे सर रतन टाटा का कंपटीशन बढ़ने वाला था। तो ऐसे में उन्होंने टाटा ग्रुप की जो बहुत सारी सब्सिडरी कंपनियां थी, जो अलग अलग डायरेक्शन में चल रही थी और जो
अपनी मनमर्जी क्या करते थे उन्हें एक सेंटर में लाए और सभी कंपनियों में क्वालिटी और इनोवेशन पर ध्यान दिए और इस प्रकार टाटा ग्रुप चुनौतीपूर्ण समय में भी खड़ा रहा। रतन टाटा चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने टाटा मोटर पर फोकस किया और टाटा मोटर के जरिए वो इंडिया में एक क्रांतिकारी काम करना चाह रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में एक भी स्वदेशी कार नहीं थी। यानी ये कि इंडिया में एक भी ऐसी कार नहीं थी जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन इंडिया में ही हुआ हो। तो सर रतन टाटा ने ये बातें ठान ली कि वो अब एक मेड इन इंडिया कार बनाएंगे। तब जाके भारत की पहली मेड इन इंडिया कार बनाई गई, जिसे 1998 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, जिसे अफोर्डेबल, स्पेसियस और हाई माइलेज का ध्यान रखकर बनाया गया था, क्योंकि रतन टाटा सर समाज और इंडिया को साथ लेकर चलते थे और इंडिया को ग्लोबल मार्केट में रिप्रेजेंट करना चाहते थे, जिसकी वजह से ही इंडिया के फर्स्ट मेड इन इंडिया कार का नाम इंडिका रखा गया, जिसे इंडिया के नाम से इंडी और कार से का यूज करके इसका नाम रखा गया इंडिका। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिका की सेल उतनी नहीं हो पाई जितना एक्सपेक्टेशन किया गया था। तो रतन टाटा सर ने कार डिवीजन को विदेशों में सेल करना चाहा और वो यूएसए के फोर्ड कंपनी के पास गए, जिसकी दो लग्जरियस ब्रांड मार्केट में रन कर रही थी, जैगवार और लैंड रोवर। सर रतन टाटा ने अपनी बातें रखी फोर्ड कंपनी के सामने, लेकिन फोर्ड कंपनी के अधिकारियों ने सर रतन टाटा के साथ काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बर्ताव किया और ये कहा कि तुम इंडियंस को अगर कार बनाना आता नहीं तो फिर कार मार्केट में घुसे ही क्यों, और ये भी कहा कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं इसे खरीद कर। इस तरह के व्यवहार के कारण सर रतन टाटा ने इस डील को कैंसिल करने का फैसला किया और बिना कोई डील किए इंडिया वापस आ गए। लेकिन कुछ सालों बाद ही यानी 2008 में सर रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी की दो लग्जरियस ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। तब जाके फोर्ड वालों की अकड़ निकली और कहा आप हम पर एहसान कर रहे हैं हमारी दो ब्रांड्स को खरीद कर। तो ये होती है असली पावर और इस प्रकार इंडिया का डंका पूरे ग्लोबल मार्केट में बजा। तो ये तो हो गई जैगवार एंड लैंड रोवर की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां थी जब रतन टाटा ने बिना कोई डील किए इंडिया वापस आ गए थे, जिसके बाद सर रतन टाटा ने ये सोचा कि हम इंडिया में तो बिजनेस कर ही रहे लेकिन अब हम विदेशों में बिजनेस करेंगे। तब जाके सर रतन टाटा ने कई सारी विदेशी कंपनियों को खरीदा, जैसे यूके की फेमस टी कंपनी टेटली को साल 2000 ईस्वी में खरीदा। उसके बाद डाइवो कमर्शियल व्हीकल, जैगवार, लैंड रोवर, बर्नरमॉन्ट एंड टाटा स्टील ग्रुप ने कोरस को $13 बिलियन में खरीदा, जो यूके की स्टील बेस्ड कंपनी थी। ये एक्विजिशन टाटा स्टील को दुनिया का 5th लार्जेस्ट स्टील कंपनी बना दिया था और इस डील ने टाटा स्टील को यूरोपियन मार्केट में एक मेजर प्लेयर बना दिया था। और इस प्रकार टाटा ग्रुप ने और भी कई सारी विदेशी कंपनियों को खरीदा और आज टाटा ग्रुप के अंदर लगभग 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं जो दुनिया के 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में चल रही है। तभी तो टाटा ग्रुप का आधा से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। इतना सब देखने के बाद इंडिया के जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे उनको भी इंडिया के बाहर बिजनेस करने का हौसला मिला। रतन टाटा सर के लीडरशिप में टाटा ग्रुप बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। बट ऐसा नहीं था कि सर रतन टाटा अब सिर्फ लग्जरियस ब्रांड और बिजनेस पर ध्यान दे रहे थे। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि सर रतन टाटा हमेशा समाज और देश को साथ लेकर चलने वाले आदमी थे। तभी तो इस युग में जहाँ पर और भी बिजनेसमैन सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, वहीं पर सर रतन टाटा समाज और बिजनेस को साथ लेकर चले। इसके पीछे की एक मशहूर कहानी ये थी कि सर रतन टाटा ने देखा कि इंडिया की जो मेजोरिटी मिडिल क्लास फैमिली थी वो एक कार अफोर्ड नहीं कर पाती थी, जिसके वजह से वो स्कूटर पर ही अपने फैमिली के साथ बहुत ही कंजेस्टेड होकर ट्रेवल कर पाते थे, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। तो इसलिए सर रतन टाटा का ये ड्रीम था कि वो इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को एक स्कूटर से एक अफोर्डेबल कार की तरफ ट्रांजिशन कराएंगे। इसलिए उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो अफोर्डेबल हो और जिसका प्राइस सिर्फ 1 लाख हो। तो उन्होंने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग 2008 में लॉन्च किया टाटा नैनो। बट ये डिसीजन उनका फेलियर साबित हुआ, क्योंकि इंडिया में कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। मतलब ये कि जितनी महंगी कार होगी उतना ही अच्छा स्टेटस बनेगा। तो इस वजह से लोगों ने टाटा नैनो को वर्ल्ड चीपेस्ट कार, सेफ्टी इशू और कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह देखना शुरू कर दिया, जिसके वजह से इसकी मार्केटिंग लॉस में चली गई। बट ये कार फिर भी एक आइकॉनिक था, जो कि सर रतन टाटा के विजन और समाज के प्रति सोच को दर्शाता है। टाटा ग्रुप हमेशा इंडिया के मुश्किलों में साथ खड़ा नजर आता है, जिन्होंने कोविड के दौरान 1500 करोड़ रुपया दान में दिए थे, और इंडिया में 26/11 का अटैक जो ताज होटल पर हुआ था, जो आपको जरूर याद होगा, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग जख्मी हुए थे। मैं आपको बता दूं कि जो ताज होटल है वो टाटा ग्रुप का ही एक ब्रांच है। तो सर रतन टाटा ने इस हमले में मारे गए लोग और जख्मी लोग, चाहे वो ताज होटल के एम्प्लॉय, गेस्ट या फिर वहाँ के आम आदमी हो, उन सब के लिए उन्होंने एक अलग से
ताज होटल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट बनाया, जो आज तक उनकी सेवा में काम कर रही है। सर रतन टाटा एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ समाज सेवी, दूरदर्शी विचार के एक विनम्र आदमी थे, जिन्होंने हमेशा समाज और इंडिया को आगे रखा और लाखों लोगों के इंस्पिरेशन थे। इंडिया के बिजनेसमैन को सर रतन टाटा से कुछ सीखना चाहिए, जिन्होंने इतना सफल होने के बावजूद भी कभी दिखावा नहीं किया। सर रतन टाटा ने बढ़ती उम्र के कारण एज अ चेयरमैन की पोस्ट से 2012 में रिजाइन दे दिए थे। सर रतन टाटा जब चेयरमैन बने थे तब कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 30,000 करोड़ था और जब रिजाइन दिए तो ये वैल्यू सीधा 5 लाख करोड़ हो गया था। और अभी के टाइम पर टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 33.5 लाख करोड़ रुपया है। वैसे तो टाटा ग्रुप की बहुत लंबी कहानी और बहुत पुरानी हिस्ट्री है, तो इस टॉपिक के बारे में एक अलग वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सर रतन टाटा के बारे में जानते हैं। सर रतन टाटा को एक बार पद्म भूषण अवार्ड से 2000 ईस्वी में सम्मानित किया गया था और एक बार पद्म विभूषण अवार्ड से 2008 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। लेकिन अब सर रतन टाटा को भारत रत्न अवार्ड देने की बातें चल रही है, क्योंकि रियल में रतन टाटा भारत के लिए किसी रत्न से कम नहीं थे, तो इसलिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड जरूर दिया जाना चाहिए। रतन टाटा की एक दो मशहूर क्वाइट्स थी जो उन्हें मोटिवेट रखती थी, जिसे वो अपने बिजनेस में भी यूज किया करते थे। वो ये था कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो और अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलो। और इसके अलावा उनकी एक और मशहूर क्वाइट्स ये थी कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। तो इस प्रकार के थिंकिंग के कारण सर रतन टाटा अपनी लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड और लॉयल रहते थे। तो ये थी सर रतन टाटा की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हाँ, सर रतन टाटा आपको कैसे लगते थे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।